सो जेआरबी का फोर्थ पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एंड उससे रिलेटेड मॉड्यूल बी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, बिकॉज वहां पर आपको मिल सकता है आरबीडब्ल्यूएम आईईआईएफएस एएफएम का फ्री जेआरबी कोर्स एंड दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, आपको जस्ट अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या व्हाट्सएप कर सकते हो राइटिंग जेआरबी फ्री कोर्स टू दिस नंबर, दैट इज 8360944207 एंड आई बी शेयरिंग द डिटेल्स विद यू। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट जल्दी से एंड द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट इलस्ट्रेट्स द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कंसेप्ट बाय अ बैंक, राइट? तो उसके बारे में वी नीड टू टेल। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का जो आइडिया है वो बेसिकली दिया गया था फिलिप कॉटलर के द्वारा। उन्होंने 5 प्रोडक्ट लेवल बताए थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक होता है कोर प्रोडक्ट जो फंडामेंटल बेनिफिट देता है, जैसे कि आप पैसा सेव कर सकते हो। एक होता है बेसिक प्रोडक्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। सो एज पर द फिलिप कॉटलर वी आर हैविंग द आइडियाज रिलेटेड टू लेट्स से कोर प्रोडक्ट। फिर सेकंड जो है दैट्स द बेसिक प्रोडक्ट। थर्ड इट्स रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। Fourth, it's related to augmented product. And fifth one is the potential product. तो let me give you the idea related to all. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल बेनिफिट्स जो आपको एक प्रोडक्ट से मिलेंगे। जब मैं बेसिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट विद द मिनिमम स्पेसिफिकेशंस, लाइक लेट्स से कोई भी लोन प्रोडक्ट है, अकाउंट प्रोडक्ट है, वो हो गया, राइट? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? जो कस्टमर्स नॉर्मल फीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको साथ में एटीएम कार्ड मिलेगा, पासबुक मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी। एंड ऑगमेंटेड इज समथिंग लाइक जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हटकर है, जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है बिटवीन द टू ब्रांड्स, राइट? एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है जो फर्दर मोर इनहांसमेंट जो अभी ऑफर नहीं की है उनके बारे में, राइट? सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक एडिड वैल्यू मिल रही है। सो an added value is there in case of the augmented product, right? So now let's have a look at the options. A bank launches a new saving account with a slightly higher interest rate than the competitors. So when I'm talking about the option A, तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट है जिसमें एक फीचर इंप्रूवमेंट है। कोई कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली ये नहीं है जो वैल्यू को ऐड करे, ठीक है? तो ये हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, a bank offers a standard saving account that includes a free debit card and the checkbook. So here we are talking about what? ये जो प्रोडक्ट है दिस इज द बेसिक प्रोडक्ट, और लेट्स से वी कैन से इट कैन बी एन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। हाँ, आपको ये सर्विस तो मिलेगी, सो इट्स एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। सो वी कैन से ये एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी देखते हैं। A bank develops a new term deposit product that combines a high yield savings account with a linked group life insurance policy and mobile banking access, राइट? तो वो प्रोडक्ट जो दो कोर प्रोडक्ट्स को ऐड करता है, उसमें वैल्यू ऐड कर देता है, बेनिफिट या कंफर्ट ऐड करता है कस्टमर के लिए, राइट? सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। Option C is absolutely the correct answer. What about the option D? Option D, it says the bank simply rebrands its existing credit card with a new logo and marketing campaign. अब यहाँ पर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में चेंज हुआ है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ना ही कोई फीचर ऐड किया गया है। सो दिस इज आल्सो नॉट द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, राइट? नाउ लेट्स जंप टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. A bank is designing a new financial service aimed at individuals in the super high net worth customer segment. Based on the particular document, what would be the most appropriate strategy to make service quality expectations of this clientele? तो आंसर क्या रहने वाला है? We need to answer. And options है offering a wide array of standardized products with a focus on quick, efficient and error-free transactions. See, if we look at the option A, देखो रिलायबिलिटी जो है वो सभी कस्टमर्स की एक रिक्वायरमेंट रहती है, ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप पर्सनलाइजेशन नीड्स जो हो रही हैं वो फुलफिल कर रहे हो हाई नेटवर्थ सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की। सो ऑप्शन ए इज एक्चुअली
not the correct answer. Option B, it says prioritizing the visual aesthetic of the bank's physical branches and the communication material. अब ये अगर आप बात करें तो here we are talking about the tangibles. Here we are talking about the tangibles, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन टेंजिबिलिटी किसके थ्रू दे रहे हो, ब्रांच के थ्रू दे रहे हो, जो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए सभी कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द प्राइमरी एंड द मोस्ट स्ट्रेटेजिक अप्रोच, जिससे इसके साथ आप हाई एंड कस्टमर सेगमेंट को रीच आउट कर पाओगे, तो डेफिनेटली उसके साथ रिलेटेड तो नहीं है. एंड ऑप्शन सी इट सेज implementing a highly personalized approach that tailors financial protection services to individuals' preferences while ensuring a high degree of courtesy and credibility. Definitely. देखो जो सुपर हाई नेटवर्थ पर्सन है उनको यही तो चाहिए, अल्ट्रा पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप बैंकिंग चाहिए, एक्सक्लूसिव एंड bespoke फाइनेंशियल प्रोडक्ट चाहिए, हाई टच एंड कंसर्ट स्टाइल सर्विस चाहिए, डिस्क्रिशन चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, एंड बियॉन्ड बैंकिंग उनको प्रिविलेज भी चाहिए. सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3. It's related to the product development process. According to the documents stages of new product development, what is the primary purpose of idea screening stage? तो primary purpose क्या रहता है idea screening stage का, that we need to tell. To test the product. अब टेस्टिंग के लिए तो नहीं चाहिए ये वाला. अगर देखो हम टेस्टिंग की बात करें, that's basically related to concept development and testing. तो ये वाला जो पार्ट है वो concept development एंड टेस्टिंग से रिलेटेड होता है, एंड नॉट रिलेटेड टू समथिंग लाइक आइडिया स्क्रीनिंग के लिए, राइट. सो ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी इट सेज टू इवैल्यूएट जनरेटेड आइडियाज फॉर देयर फिजिबिलिटी, मार्केट पोटेंशियल एंड द अलाइनमेंट विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव. एब्सोल्युटली ट्रू. अब देखो आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज के ऊपर ही तो जो आइडियाज जनरेट हुए उनको इवैल्यूएट करोगे, उनको स्क्रीन करोगे ताकि चेक कर पाए कि वो फिजिबल है, मार्केट में उनके लिए पोटेंशियल है, क्या वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. अब इस स्टेज के साथ हम नैरो डाउन कर सकते हैं एंड जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग आइडियाज हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, to conduct a thorough analysis of the financial viability and business potential of the product. अब ये BAMA से related होता है. This step is actually related to the BAMA, that is the business analytic and market analysis. ठीक है, उसके साथ related है but not related to the screening. So option C is also not the correct answer. Option D it says to design and engineer physical or digital product creating prototype. अब ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है. अब ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज इटसेल्फ है जहां पर आप एक्चुअल में जो प्रोटोटाइप है उसको क्रिएट करते हो, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, राइट. चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, विच इज रिलेटेड टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एज पर द गाइडलाइंस फॉर द स्मॉल अकाउंट्स. व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल ऑफ ऑल द टोटल क्रेडिट्स दैट कैन बी मेड इन फाइनेंशियल ईयर. तो स्मॉल अकाउंट्स के साथ रिलेटेड अगर हम गाइडलाइंस की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो टोटल क्रेडिट परमिट किया गया है एक साल में जो किया जा सकता है वो कितने अमाउंट का है, डेट वी नीड टू आंसर. देखो स्मॉल अकाउंट्स जो है वो उन पर्सन के द्वारा ओपन किए जाते हैं जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ओवीडीज नहीं है. उनको सिंपली एक अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देना है, सिग्नेचर करना है, डेट्स इट, हो गया. जो टोटल क्रेडिट बेसिकली अलाउ किए गए हैं विच आर बेसिकली लिमिटेड टू व्हाट, उनका टोटल अमाउंट कितना दिया गया, डेट इज लिमिटेड टू ₹1,00,000. 1 लाख रुपया आप मैक्सिमम क्रेडिट कर सकते हो एक पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन आपका जो मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए किसी भी टाइम के ऊपर वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और एक महीने में आप चाहे एटीएम ट्रांजैक्शन जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, उसके तहत आप मैक्सिमम विड्रॉल जो कर पाओगे वो 10,000 का मैक्सिमम विड्रॉल कर पाओगे. एंड इस तरह के अकाउंट की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, दैट दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स आर वैलिड फॉर 12 मंथ्स. उसके बाद नोटिस दिया जाता है एंड फर्दर, या फिर पर्सन अगर अपना रिसिप्ट दे देता है कि उसने ओवीडी के लिए अप्लाई कर दिया है, एंड 12 महीने इस पर्टिकुलर पीरियड को और एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि स्मॉल अकाउंट मैक्सिमम ओपन किए जाएंगे फॉर 24 मंथ्स ऑफ द पीरियड, राइट. सो दैट इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू इट. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अच्छा एक और अकाउंट होते हैं इनसे मिलते जुलते, दैट्स बेसिकली द BSBDA अकाउंट. क्या होते हैं BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, राइट. अब देखो स्मॉल अकाउंट का पर्पस होता है कि बिना लेट्स से जिनके पास वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. लेकिन BSBDA अकाउंट होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, राइट. केवाईसी रिक्वायरमेंट में वहां पर फुल केवाईसी चाहिए BSBDA में, लेकिन यहां पर नहीं चाहिए. और वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, लाइक जितना मर्जी अब आप अमाउंट मैक्सिमम रख सकते हो.
एंड मिनिमम रख सकते हो, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। एंड स्मॉल अकाउंट के केस में देखो सर्विसेज भी लिमिटेड होती हैं, लेकिन जो बीएसपीडी अकाउंट होता है वहां पर मिनिमम सर्विसेज सभी ऑफर की जाती हैं, लाइक फ्री एटीएम कार्ड मिलेगा, फॉर विड्रॉल्स भी अलाउड होंगे पर मंथ, राइट। एंड फर्दर एटीएम भी मिलेगा, ब्रांच में से भी निकाल सकते हो, एंड डिपॉजिट फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेजर रहता है, बाकी हम जब हम आगे बात करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग देम ऑल, राइट। सो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है। बैलेंस एट एनी पॉइंट मस्ट नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज, इज इट सो। देखो ये तो लिमिट है कि बैलेंस किसी भी टाइम पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये टोटल क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इट सेज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द विड्रॉल्स इन द मंथ शुड नॉट एक्सीड, तो ये भी क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है। एग्रीगेट ऑफ ऑल द क्रेडिट्स इन फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5, which is related to the product development process. Which of the following best describes the primary characteristics of the bank's core product as defined in the document? तो बैंक के core product के बारे में कौन सी चीज यहाँ पर आपको बता रही है इन डिटेल, उसके बारे में we need to tell. They are innovative, require strong marketing and are developed by combining two existing products with added value. देखो जब हम दो प्रोडक्ट्स को मिलाते हैं और किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी ना, कौन से बारे में, we talked about the augmented product, right? तो वो augmented product की एग्जांपल है, ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, they are designed for specific customer segments, are highly differentiated from the competitors offerings and have a short life cycle. So देखो बहुत से बैंक डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए निकालते हैं। कोर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक स्टेबल लाइफ के दौरान होंगे ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज इवन, राइट। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सी सेज they are fundamental products that define the type of business and have a stable life in the growth stage of the product life cycle, absolutely correct। देखो कोर प्रोडक्ट्स वही होते हैं जो बेसिकली इसेंशियल है एंड फर्दर जिनसे ज्यादा बिजनेस आता है, और ये प्रोडक्ट की स्टेबल लाइफ होती है ग्रोथ स्टेज में ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी में, एंड ये इनडिस्पेंसेबल होते हैं फॉर द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर है। एंड व्हाट अबाउट द ऑप्शन डी, देयर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। फ्यूचर पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल प्रोडक्ट जो अभी डिफाइन नहीं हुआ है लेकिन आगे जाकर के हो सकता है, तो वो होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। नाउ let's move toward the sixth question. According to the document, what is the key constraint in the approval process for retail loans regarding the KYC? अच्छा, केवाईसी की गाइडलाइंस जो है वो कौन से सेक्शन के तहत दी जाती हैं? द डायरेक्शंस फॉर द केवाईसी आर गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब रिटेल लोन एप्लीकेशंस को ऐसे तो अप्रूव नहीं कर सकते जब तक केवाईसी कंप्लायंस ना हो, एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ओवीडीज हैं, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो जमा करवाने पड़ेंगे। एंड कितने ओवीडी है, देयर आर 5 ओवीडीज। 5 ओवीडी है ना, पैन कार्ड इज नॉट एन ओवीडी, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, बिना केवाईसी के क्या लोन सैंक्शन हो सकता है? कोई लोन नहीं सैंक्शन हो सकता। की कॉन्स्टेंट क्या कि आपको केवाईसी नॉर्म्स का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी लोन डिसबर्सल या अप्रूवल नहीं होगी विदाउट वेरीफाइंग द आइडेंटिटी एंड द एड्रेस डॉक्यूमेंट्स, उनके बिना तो कोई लोन नहीं मिल सकता ना, राइट। तो चलो अभी ऑप्शंस को देखते हैं। केवाईसी वेरिफिकेशंस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय थर्ड पार्टी टू इंश्योर द इम्पार्शियलिटी। देखो डायरेक्ट कंट्राडिक्ट क्या है कि केवाईसी आप कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते। केवाईसी एक्टिविटी कैन नॉट बी आउटसोर्स, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, केवाईसी रिक्वायरमेंट्स कैन बी रिलैक्स्ड फॉर सर्टेन लो रिस्क वैल्यू कस्टमर्स, दिस इज नॉट द केस। आप केवाईसी को स्मॉल अकाउंट में लिमिटेड आप सर्विसेज के लिए कर सकते हो, बट नॉट फॉर द लोन पर्पसेस। लोन के अप्रूवल पर्पस के लिए आपको स्ट्रिक्ट केवाईसी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, केवाईसी वेरिफिकेशन मस्ट नॉट बी डन बाय अ थर्ड पार्टी एंड शुड नॉट बी रिलैक्स्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप रिलैक्स नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी से नहीं कर सकते, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, that's related to the product development process. Which of the following is an example of a bank product that would be in the decline stage of its product life cycle, and what could be potential solution to revitalize it? तो एक एग्जांपल हमने देनी है रिलेटेड टू बैंक प्रोडक्ट जो कि डिक्लाइन स्टेज में होगा और उसको रिवाइटलाइज कैसे कर सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है। सो डिक्लाइन स्टेज की बात करें, इस स्टेज में होता क्या है कि जो डिमांड है वो गिर जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर जाती है, और कस्टमर जो है वो बेटर ऑल्टरनेट की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, राइट।
जैसे मान लो कोई ट्रेडिशनल पासबुक सेविंग अकाउंट है या फिर फिजिकल डिमांड ड्राफ्ट थे, ठीक है, अब वो खत्म हो गया है। अब बेसिकली हुआ क्या है कि डिजिटल बैंकिंग आ गई। अब एनईएफटी का, आरटीजीएस का, आईएमपीएस का, यूपीआई का इस्तेमाल होता है, डीडी का इस्तेमाल कौन करता है आजकल, राइट? अब सोल्यूशन क्या होता है कि यू कैन बी, सोल्यूशन कैसे कर सकते हो, दैट वी नीड टू कन्वर्ट द पासबुक्स टू द ई पासबुक। अब रियल टाइम डिजिटल स्टेटमेंट दे सकते हो, या फिर बंडलिंग कर सकते हो, रिवॉर्ड पॉइंट दे सकते हो, इंश्योरेंस कवर दे सकते हो, राइट? ऐसी चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आंसर्स देखते हैं। कोर प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग अकाउंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर प्रोडक्ट, तो कोर प्रोडक्ट तो एक ग्रोथ स्टेज में भी स्टेबल स्टेज पर होते हैं, आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, एन आउटडेटेड मोबाइल बैंकिंग ऐप रिवाइटलाइजिंग थ्रू अ न्यू इंप्रूव वर्जन विद मोर फीचर्स, डेफिनेटली दैट कैन बी डन, राइट? अब आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, उसको रिवाइटलाइज करने के लिए इंसेंटिव्स दे सकते हो ताकि कस्टमर एक्सेप्टेंस बन जाए, राइट? सो दैट दोस थिंग्स कैन बी डन, सो दैट उसको अपीलिंग बना दिया जाए और ज्यादा। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द correct answer. Now let's move toward the question number 8. That's related to the customer requirement. A bank is analyzing its service quality and receives feedback that the customers are concerned about the trustworthiness of its financial advisors. According to the document, this feedback relates most directly to what aspect of the service quality. तो service quality के कौन से aspect के साथ ये चीज related है? That we need to answer. Options are tangibles, empathy, credibility and competence. सी, टेंजिबल इज समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस, जैसे मान लो ब्रांच आपने बढ़िया बना दी, वो हो गया टेंजिबल, राइट? सो ऑप्शन ए तो नहीं है। एम्पथी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पथी में होता है कि आप कस्टमर्स को रिस्पेक्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करते हो, उसके साथ रिलेटेड है। एंड बेसिकली वो ट्रस्ट के साथ रिलेटेड है। इट्स प्राइमरी बेसिकली नॉट ट्रस्टवर्दी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो एम्पथी भी नहीं है। ऑप्शन सी, दैट्स क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी एश्योरेंस का कंपोनेंट है, ठीक है? कंपोनेंट किसका? एश्योरेंस का है, यानी कि ट्रस्टवर्दी को डिफाइन करता है। कस्टमर का कंसर्न जो होगा वो ट्रस्टवर्दीनेस रिलेटेड, वो किसमें कवर्ड होगा? दैट विल बी कवर्ड अंडर द क्रेडिबिलिटी, वो क्रेडिबिलिटी के अंदर ही कवर होगा। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एंड व्हाट अबाउट कंपिटेंस? वट अबाउट द कंपिटेंस? देखो, कंपिटेंस का मतलब होता है कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज है, एंड वो ट्रस्टवर्दीनेस से लग गया, राइट? हो सकता है कि पर्सन कंपिटेंट हो बट क्रेडिबल ना हो, ये चीज पॉसिबल है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ question number 9, it's related to PDP, that's the product development process. So a bank is considering launching a new savings deposit account but is concerned about the potential for low initial sales and a slow adoption rate where revenue may not cover the cost of production and marketing. Which stage of product life cycle is the bank anticipating? Growth stage, introduction stage, maturity stage, decline stage? That we need to answer. तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है? अब ग्रोथ स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज है, कौन सी स्टेज बैंक अभी बेसिकली अभी डेफिनेटली जस्ट इंट्रोड्यूस की है, तो स्टेज कौन सी होगी? इट्स द इंट्रोडक्शन स्टेज। लाइक प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस करते हो, लॉन्च करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रमोशन ज्यादा होती है, अवेयरनेस लेकर के आनी होती है, रेवेन्यू कम होता है, प्रॉफिट नेगेटिव होते हैं। उसके बाद आती है ग्रोथ स्टेज, जब लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, सेल्स बढ़ जाती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, आपके प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर आती है मेच्योरिटी स्टेज, जब आप सैचुरेशन पर हो, मैक्सिमम सेल्स, आपकी सेल्स पीक पर है एंड कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट जो है आपके या तो स्टेबलाइज हो गए या फिर डिक्लाइन होने हल्के हल्के शुरू हो गए हैं, ठीक है? फिर होते हैं डिक्लाइन स्टेज, जब आपकी सेल्स गिर जाती है एंड कस्टमर्स जो है वो सब्सटीट्यूट पर शिफ्ट कर जाते हैं, प्रोडक्ट जो आपका फेज आउट होना शुरू हो जाता है, वो होता है डिक्लाइन स्टेज। तो ये स्टेजेस होती है। तो डेफिनेटली हम कौन से स्टेज पर है? वी आर एट द इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, जब सेल्स वॉल्यूम कम है, रेवेन्यू कम है, आप कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, मार्केटिंग की कॉस्ट ज्यादा है, एंड अल्टीमेटली हो सकता है आपके प्रॉफिट नेगेटिव हो, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। Now, let's move toward the next question number 10 for the customer requirement, right? According to the Maslow's need hierarchy as applied to the banking, which of the following loan products would a bank most likely offer to a customer whose primary needs are the social needs level? अगर आपकी नीड जो है सोशल नीड लेवल के ऊपर है, तो अब्राहम मैस्लो मॉडल के हिसाब से 5 मॉडल होते थे। 5 आपके पास होती थी, नीड्स होती थी। एक होता था आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक सर्वाइवल से रिलेटेड है। मैं यहां पर लिख देता हूं, एज पर द अब्राहम मैस्लो, ए मैस्लो के अकॉर्डिंग कौन कौन सी नीड होती थी, दैट वी नीड टू टेल। एक होती थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट? सेकंड जो नीड्स होती थी, दोज आर द सेफ्टी नीड्स, या जिनको हम कहते थे सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड होती थी सोशल नीड्स।
फोर्थ जो होती थी दोज वर एस्टीम नीड्स, and fifth one related to self actualization needs, right? These were the concerns. And when we're talking about the physiological needs, we are talking about saving account, small loans, microfinance, उनके बारे में बात कर रहे हैं डे टू डे पर्पज के लिए जो चाहिए. लेट मी राइट ओवर हियर, स्मॉल लोन्स की बात कर रहे हैं हम, राइट? एंड जब मैं सेफ्टी नीड्स की बात कर रहा हूं, आई एम सिक्योरिटी नीड्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस, पेंशन, होम लोन. लोन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो होम लोन की बात कर रहा हूँ, सेफ्टी नीड्स रिलेटेड, राइट? उनकी बात कर रहा हूँ. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल नीड्स, ठीक है, तो सोशल नीड में वी कैन टॉक अबाउट द एजुकेशन लोन्स, लाइक फॉर चिल्ड्रंस, हायर एजुकेशन, मैरिज लोन्स की बात कर सकते हैं, राइट? उस टाइप में. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एस्टीम नीड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स. जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड हो गया, राइट? एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आ जाएगा? लेट्स से यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप, एंड या फिर कोई फिलेंथ्रोपी फंड है, हाई वैल्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगी, राइट? वो उसमें चीजें आ जाएगी. सो यहां पर आंसर क्या रहेगा? व्हाट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल नीड्स. सोशल नीड्स में क्या आएंगी? सोशल नीड में हाउसिंग लोन आएगा, सीनियर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आएगा, रिटायरमेंट सोल्यूशन आएगा, या फिर सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट आएगा. व्हाट विल बी द केस इन इट? देखो, सोशल नीड्स में आपके पास आ जाते हैं, इन द केस ऑफ सोशल नीड्स एजुकेशन लोन वगैरह आ जाते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी नीड्स, तो सेफ्टी नीड्स में हमारे पास होम लोन वगैरह आ जाते हैं, राइट? एंड हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सोशल नीड्स. तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो गया, या फिर सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट हो गए, या फिर रिटायरमेंट सोल्यूशन इन बैंकिंग हो गया. व्हाट विल बी द आंसर? सी, इफ यू लुक एट द ऑप्शन डी, दैट्स अ रिटायरमेंट सोल्यूशन इन बैंकिंग. दैट्स अ रिटायरमेंट सोल्यूशन इन बैंकिंग. तो रिटायरमेंट सोल्यूशन बैंकिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? दैट्स रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. बिल्कुल एंड स्टेज, राइट? वो उनसे रिलेटेड हो गया, तो दैट्स नॉट द आंसर. ऑप्शन सी, वी लुक एट सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट. अब जो सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट है वो भी आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है, वो भी इसी से रिलेटेड है. वो भी सही हो गया, गलत हो गया मतलब. फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो गया. अब पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो हो गया, दैट्स बेसिक द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट्स योर फिजियोलॉजिकल नीड्स. दैट्स योर फिजियोलॉजिकल नीड्स ना. एंड हाउसिंग जो आपके पास हो गया, हाउसिंग लोन्स हो गया, इज दैट योर सोशल नीड और सिक्योरिटी नीड? सोशल नीड है या सिक्योरिटी नीड है? दैट्स बेसिकली योर सेफ्टी नीड ना. वो अब तो आपकी सेफ्टी नीड होगी. दैट्स योर सेफ्टी नीड. तो सोशल नीड्स में आपकी क्या चीजें हो सकती हैं? लाइक मैरिज लोन हो गया, या फिर लेट्स से ट्रैवल लोन हो गया. दैट्स अ सोशल नीड, राइट? तो आपके सोशल नीड्स होती हैं. सो ऑप्शन ए जो है, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू सेफ्टी नीड्स. दैट्स रिलेटेड टू द सेफ्टी नीड्स. तो यहां पर आंसर हम मार्क कर देते हैं ऑप्शन ई को, दैट इज नन ऑफ द अबव. सो आंसर इज ऑप्शन ई हियर. नाउ moving to the question number 11. In the context of the new product development, which stage involves introducing a product to a limited market to test its performance and acceptance before a full-scale launch? Commercialization, business analytics and market analysis, product development, market testing. So it is a, if we are talking about the option A, commercialization. Commercialization क्या होता है? फाइनल स्टेज होती है जहां पर फुल स्केल लॉन्च होता है. ये तो आपके पास कमर्शलाइजेशन होती है. यहाँ पर क्या होता है? इट्स रिलेटेड टू द फुल स्केल लॉन्च. एंड व्हाट अबाउट द बीएमए? बीएमए होता है, इसमें आप फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करते हो, ठीक है, बिजनेस पोटेंशियल चेक करते हो जब वो आपका प्रोडक्ट डेवलप होता है उससे पहले. ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी, दैट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां पर एक्चुअल प्रोडक्ट डिजाइन होता है, इंजीनियर होता है, प्रोटोटाइप क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड है. मार्केट टेस्टिंग क्या होती है? मार्केट टेस्टिंग वो स्टेज होती है जहां पर प्रोडक्ट जो होता है एक लिमिटेड मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए, ताकि आप उसकी परफॉर्मेंस एंड एक्सेप्टेंस को चेक कर पाओ. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. लेट्स रिलेटेड टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट. अ कस्टमर विद अ स्मॉल अकाउंट एट अ बैंक attempts to receive a foreign remittance, but the bank blocks the transaction. According to the document, what is the most likely reason for this? क्या रीजन होगा?
द टोटल बैलेंस ऑफ द अकाउंट एक्सीड्स 50,000। देखो बैलेंस लिमिट एग्जिस्ट करती है, स्पेसिफिक रीजन जो होगा दैट बेसिकली रिलेटेड टू कि आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, उसी वजह से आपकी फॉरेन रेमिटेंस बंद की होगी, राइट। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है, प्रॉपर रीजन नहीं है, सो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी, द कस्टमर हैज नॉट प्रोवाइडेड द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। देखो अगर ओवीडी होता तो अकाउंट की वैलिडिटी पीरियड के हिसाब से होता ना, यानी कि आप फॉरेन रेमिटेंस को तो ना करते ब्लॉक, आप तो पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर देते। ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू अ स्मॉल अकाउंट विदाउट कंप्लीटिंग द फॉर्मल नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज। एब्सोल्युटली फॉरेन रेमिटेंसेज जो है वो स्मॉल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते हो जब तक आप नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट नहीं कर देते हो, राइट। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following describes a key difference between recurring deposit and the fixed deposit? उसके बारे में बताना है। A fixed deposit requires a fixed amount to be deposited at regular interval। अब वो तो recurring deposit की definition होगी ना। अब ये जो definition दी गई है recurring आपके regular interval के ऊपर, ये किसकी definition है? This related to recurring deposit। Option A is wrong। Option B, fixed deposit has a fixed interest rate whereas a recurring deposit interest rates can fluctuate। देखो जो टर्म डिपॉजिट्स हैं इसमें फिक्स्ड एंड जो जितने भी डिपॉजिट हैं सभी का एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, इन जनरल। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। A recurring deposit allows a regular periodic deposits of fixed amount while a fixed deposit requires a single lump sum deposit for a predetermined period। Absolutely correct। So option C is the correct answer। Question number 14 कस्टमर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। A bank is considering extending its loan repayment period to maximum of 30 years. Based on provided information, what type of loan would this be permissible? कौन से लोन में परमिट करोगे? Definitely, it's not related to personal loans, auto loans or consumer loans. It's generally the housing loan period. हाउसिंग लोन के लिए होता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ईएमआई? अगर हमें ईएमआई कैलकुलेट करनी हो, क्या फॉर्मूला होता है? एक सिंपल आपको कंसेप्ट बताता हूँ। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, मैं मुझे पता है फॉर्मूला इजी नहीं है बट यू आर टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला एंड आपका दो चीज हो जाएंगी। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला भी रेडी हो जाएगा आपका, और साथ के साथ आपका जो एक ईएमआई का फॉर्मूला है वो भी याद हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला हियर। सी इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ईएमआई। C is to be replaced by EMI and PVO is to be replaced by लोन अमाउंट जो डिसबर्स किया गया उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो ईएमआई एक्चुअली होती है कैश फ्लो, जो बेसिकली कैश आपका हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, सो ये कैश फ्लो होता है। एंड दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन अमाउंट जो आपको दी गई है, वो लोन अमाउंट आपका प्रेजेंट वैल्यू, राइट। सो दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, राइट। एंड आर जो है वो है आपका डिस्काउंट रेट, यानी कि ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चार्ज किया जा रहा है, ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। एंड एन जो है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू टेनर, जितने टाइम के लिए लोन दिया गया। इफ वी आर टू बेसिकली सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर इट। सो लेट्स एज्यूम दैट आपने एक साल के लिए लोन दिया है, एक साल के लिए लोन लिया है, 1 लाख रुपए का लोन है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एप्लीकेबल है। अब इस केस में वी आर टू फिल द वैल्यूज, तो इसी स्टेटमेंट में फिल करते हैं। अब लोन अमाउंट की जगह पर वी विल बी हैविंग रुपीज 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का लोन है। एंड ईएमआई दैट वी नीड टू कैलकुलेट एंड 1 + r कितना हो जाएगा? r वुड बी इक्वल टू 12%। अब मंथली डिवाइड करना है तो 1% पर मंथ हो जाएगा ये, सो इट विल बी 0.01, डेसिमल पार्ट में लिख दिया। एंड n दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, 1 ईयर था, 1 × 12 कर देंगे, 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो ये 12 बन जाएगा, रेज टू 12 हो गया, -1 डिवाइडेड बाय 0.01 एंड 1.01 रेज टू पावर 12। जस्ट इसको सॉल्व करना आपने एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द ईएमआई हियर, ठीक है। इस तरह से आप ईएमआई के फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आए भी हुए हैं, सो मेक श्योर कि ये पीवीओए का फॉर्मूला जो है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनडी का फॉर्मूला जो है, ये आपको जरूर याद, ठीक है जी। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला? चलो अभी चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। According to the document, which of the following is direct consequence of the technological revolution and the product obsolescence as a constraint in new product development by the banks? तो हमने बताना है कि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एंड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस है।
अब बैंकिंग प्रोडक्ट जैसे होते हैं, जैसे पेमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब सारी चीज़ें किससे चल रही हैं? टेक्नोलॉजी से चल रही हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है? चीज़ हो जाती है। अब हो सकता है कि जो चीज़ आज नहीं है वो कल बिल्कुल खत्म हो जाए। लाइक पहले क्या होता था, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से फिजिकल डीडी का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यूपीआई है और चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंज है। पहला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल काफ़ी शॉर्टन हो गया। नए प्रोडक्ट जो हैं उनका रेलेवेंस बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। एंड डेवलपमेंट एंड अपग्रेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। कंटिन्यूअस रीइन्वेस्टमेंट है जो आपको आईटी सिस्टम में लगातार करते रहना पड़ेगा, राइट? एंड डायरेक्ट कंसीक्वेंस क्या है कि अब बैंकिंग प्रोडक्ट बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो रहे हैं। अब इसकी वजह से बैंक्स को बहुत कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ रहा है, अपडेट करना पड़ रहा है, ऑफरिंग्स को रिप्लेस करना पड़ रहा है, नहीं तो उनकी कंपिटिटिवनेस उनकी लूज हो जाएगी, कस्टमर्स का ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो रही है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। इट लीड्स टू रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ ड्यू टू द कंसर्न्स अबाउट इंक्रीज्ड वर्कलोड। अब देखो ये एक सेपरेट चीज है कि जो स्टाफ रेजिस्टेंस है वो आएगा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से, डेफिनेटली आता ही आता है, लेकिन वो अलग चीज है। अब हमने नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से आपने बेसिकली रेवोल्यूशन एंड प्रोडक्ट ऑप्शनलिस्ट के बारे में बता रहे हो, एंड डायरेक्ट कंसिक्वेंस है वो बताना हमने। इट मेक्स इट चैलेंजिंग टू डेवलप अ सिंगल प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई ऑल कस्टमर नीड्स। अब ये डेफिनेटली आपके पास कस्टमर बेस जो है दैट्स अ हेट्रोजेनस कस्टमर बेस, हेट्रोजेनस कस्टमर बेस है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि आपने एक कस्टमर की नीड के हिसाब से बना दी चीज तो बाकी सभी कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, राइट? सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। इट कैन लीड टू द नीड फॉर प्रोडक्ट प्योर प्रूनिंग रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग इंटायरली न्यू ऑफरिंग्स। देखो, टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट प्रूनिंग से भी सेट हो जाए, या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज करना पड़े, राइट? तो डेफिनेटली दैट कैन बी डन, लेकिन ये कॉन्स्टेंट नहीं है। Option D says it results in fast product obsolescence and continuous changing customer preferences. Absolutely correct. आपको आज एक बैंक नई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो सकता है कल को वो पुरानी हो जाए, आप नए बैंक में चले जाओगे जो नई बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट? सो दैट्स द केस। नाउ इट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16. What is the core distinction between a saving account and the current account as per the documents features? A saving account allows a high number of withdrawals. अब सेविंग अकाउंट में ज्यादा विड्रॉल अलाउड होते हैं कि करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में ज्यादा अलाउड होते हैं, बिकॉज करंट अकाउंट में आपके पास बिजनेस अकाउंट है वो, राइट? करंट अकाउंट टिपिकली हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। देखो, इट्स नॉट रिलेटेड टू केस। अब लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए थोड़ा ओपन करोगे आप, लिक्विडिटी नीड्स के लिए ओपन करते हो बिजनेसेस के लिए, वो करंट अकाउंट बिजनेस ओपन करते हैं। सो दिस इज द रिवर्स रूल mentioned here. Option C says savings account earns interest and has limits on withdrawals, while a current account generally does not earn interest and has no restriction related to number of withdrawals. So option C is absolutely correct. Option C is absolutely correct. Basic सा question है बहुत, and I hope कि आपको ये clear हो गया होगा. Now let's move toward the question number 17. It says during which stage of product life cycle would a bank typically experience a wide customer base leading to the maximization of the sales and the significantly inflow of the business and profits? Introduction stage, growth stage, maturity stage, decline stage? किस स्टेज के दौरान होगा? देखो, when we talking about the introduction stage, उसके टाइम पर तो आपका रेवेन्यू भी कम है एंड आपकी सेल्स भी कम है, कस्टमर बेस भी कम होगा, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ग्रोथ स्टेज की अगर हम बात करें, ग्रोथ स्टेज में सेल्स वॉल्यूम पिकअप हो जाती है, प्रोडक्ट प्रॉफिट जनरेट करने शुरू कर देता है, लेकिन सेल्स पीक आती है मैच्योरिटी स्टेज में। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट, राइट? एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स कब होती है? आपकी होती है मैच्योरिटी स्टेज में, जहां पर आपके पास एक सैचुरेशन होती है। हियर वी आर हैविंग द सैचुरेशन स्टेज, राइट? सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो ताकि आप हमारे फ्री कोर्स में एनरोल कर पाओ। सो आपको व्हाट्सअप करना है JABI एंड उसे व्हाट्सअप करना है इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर, एंड आई बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।